दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस बीए 5th सेमेस्टर का एग्जाम 13 जनवरी 2026 को है और जो हमारा पेपर फर्स्ट है इसका पेपर नेम है कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना का। तो यहाँ पर हमें पढ़ना है, पेपर फर्स्ट हमारा है, पेपर नेम हमने देख लिया। हमारा एग्जाम डेट जो है वो 13 जनवरी 2026 को है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तुलनात्मक राजनीति से क्या अभिप्राय है। तो हमारा आंसर होगा तुलनात्मक राजनीति से क्या अभिप्राय का मतलब तुलनात्मक राजनीति से हम क्या समझते हैं, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम आंसर लिखेंगे तुलनात्मक राजनीति क्या होती है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति का विषय वस्तुतः राजनीतिक विज्ञान के विस्तृत होते हुए क्षितिज की दिशा में एक अध्ययन है। तो कैसा अध्ययन है? जो राजनीतिक विज्ञान है, तुलनात्मक राजनीति क्या है? वस्तुतः राजनीतिक विज्ञान के विस्तृत होते हुए क्षितिज की दिशा में एक अध्ययन है। यह महत्वपूर्ण दिशा जिसने अभिप्रेरक बल की भूमिका निभाई, ये ऐसी दिशा है जिसने अभिप्रेरक बल की भूमिका निभाई है। नए तरीकों, जैसे तुलनात्मक राजनीति में हम क्या देखेंगे, नए तरीकों, तकनीकों और दृष्टिकोणों के माध्यम से राजनीतिक वास्तविकता के अध्ययन के सूत्रीकरण से संबंधित है, जो राजनीति के संपूर्ण क्षेत्र को अपने दायरे में निरूपित करते हैं, यानी राजनीतिक क्षेत्र को अपने दायरे में निरूपित करते हैं, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, तुलनात्मक राजनीति से क्या अभिप्राय है, यहाँ पर हम समझेंगे। राजनीति एक अविरल, कालातीत, सतत परिवर्तनशील और सार्वजनिक कार्यकलाप है जिसकी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति विषमावस्था आ पड़ने पर उसका समाधान करने के लिए निर्णय निर्माण करने में होती है। यानी तुलनात्मक राजनीति क्या है? ये क्या एक अविरल, कालातीत और सतत परिवर्तनशील है। सतत परिवर्तनशील का मतलब टाइम के साथ वो परिवर्तित होता रहता है। और सार्वजनिक कार्यकलाप है जिसकी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति, इसकी जो महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट अभिव्यक्ति जो है वो क्या है? विषमावस्था आ पड़ने पर उसका समाधान करने के लिए निर्णय निर्माण करने में होती है। किसका प्रयोग होती है? राजनीति, जो तुलनात्मक राजनीति है इसका प्रयोग कब होती है? विषमावस्था आ पड़ने पर। उसके बाद देखिए, यह एक विशेष प्रकार की क्रिया है। जो तुलनात्मक राजनीति है ये विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जो मानव व्यवहार के एक रूप से प्रवाहित होती है। यानी कि ये विशेष प्रकार की क्रिया है जो मानव व्यवहार यानी लोगों का जो व्यवहार है, व्यवहार के एक रूप में से प्रवाहित होती है। इसका निर्देश उस निर्णय निर्माण से है जिसमें कुछ न कुछ राजनीतिक कार्यकलाप निहित होता है। यानी जो तुलनात्मक राजनीति है इसका निर्णय, इसका जो निर्देश है उस निर्णय निर्माण से है जिसमें कुछ न कुछ राजनीति का जो कार्यकलाप होता है वो निहित होता है, यानी छुपा हुआ होता है। यह दूसरी बात है कि राजनीति वैज्ञानिक देखिए, यह दूसरी बात है कि राजनीति वैज्ञानिक राजनीतिक कार्य की व्याख्या अपने अपने तरीकों से करते हैं। यानी प्रत्येक जो जितने राजनीतिक है, वो जो राजनीति वैज्ञानिक है ये राजनीति की जो व्याख्या अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई राजनीति को किस रूप में देखता है तो सब लोग अलग अलग रूप में देखते हैं, जिसमें से उन्हें रूढ़िवादी, जैसे देखिए यहाँ पर कंजर्वेटिव बात करेंगे, जो रूढ़िवादी क्या होती है? बहुत लोग राजनीति को रूढ़िवादिता से जोड़ते हैं। जैसे रूढ़िवादी का मतलब होता है कि जो कंजर्वेटिव यानी जो पुरानी चीज़ें वो चलती आ रही है उसमें परिवर्तन नहीं करना है, जो जैसे है उससे चलते देना है, तो ये रूढ़िवादिता हो गई। किसी पुरानी जो परंपरा है उसको फॉलो करते रहना, यानी टाइम के साथ चेंज ये जरूरी होता है, लेकिन रूढ़िवादिता में क्या होती है कि चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं। परंपरावादी और परंपरावादी आप समझ रहे होंगे, परंपरा जैसे कोई परंपरा है उसको अब तक फॉलो करना, चाहे वो मान्य हो या नहीं हो, लेकिन उसको फॉलो करना। आधुनिकतावादी कहा जाता है। यही कारण है कि यदि ओकशॉट ने राजनीतिक क्रिया की परिभाषा ऐसे कार्यकलाप के रूप में की है जिसमें एक सभ्य संघ होने के नाते एक दूसरे से संबंधित लोग वांछनीयता के दृष्टिकोण से इस संबंध की व्यवस्थाओं और परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, इन व्यवस्थाओं और परिस्थितियों में परिवर्तनों के लिए प्रस्ताव करते हैं। यानी लोग क्या करते हैं कि परिवर्तन के लिए प्रस्ताव अपना प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई रूढ़िवादी है तो रूढ़िवादिता को चेंज करना चाहिए, इसके लिए लोग जो है प्रयास करते रहते हैं। कोई परंपरावादी है तो ऐसी परंपरा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए जो हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ हो, तो इसको बदलने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रस्तावित परिवर्तनों और उनकी वांछनीयता के बारे में वैचारिक एकता लाने का प्रयास करते हैं। यानी जो प्रस्तावित परिवर्तन होते हैं और उनकी जो वांछनीयता होती है इसके बारे में वैचारिक एकता लाने का प्रयास करते हैं। इन परिवर्तनों के संवर्धन के लिए उपयुक्त कार्य करते हैं। तो डेविड ईस्टन इसे मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान के लिए कार्य समझते हैं। हेरोल्ड, देखिए यहाँ जो साइंटिस्ट है, यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम दिया है डेविड ईस्टन, इसे क्या कहते हैं? मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान के लिए
कार्य समझते हैं। और जो हेरोल्ड लासवेल और रॉबर्ट डॉहल है, इसे सत्ता के उपयोग में विशेष स्थिति कहते हैं। ये क्या कहते हैं? जो हेराल्ड लासवेल और रॉबर्ट डॉहल है, ये क्या कहते हैं कि इसे सत्ता उपयोग में विशेष स्थिति कहते हैं। और जीन ब्लांडेल क्या कहते हैं? निर्णय निर्माण के विषय में अधिक बल देता है। जो तुलनात्मक राजनीति, इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपने बारे में वो बताई है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीति शब्द के 3 लक्षणार्थ है। क्या क्या? तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीति जो शब्द है, इसके 3 लक्ष्य कौन कौन से? राजनीतिक कार्यकलाप, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक सत्ता। यानी राजनीतिक कार्यकलाप का मतलब है जो राजनीतिक कार्य हो रहे हैं, कार्यकलाप हो रहे हैं। राजनीतिक प्रक्रिया है, और जो राजनीतिक सत्ता है, सत्ता का मतलब होता है पावर। जो राजनीतिक सत्ता है वो कैसे लोगों के हाथ में है, उसका सही से प्रयोग हो रहा है कि नहीं। तो राजनीति के 3 लक्ष्य होते हैं। पहला कार्यकलाप होता है, दूसरा राजनीतिक प्रक्रिया होती है और तीसरा राजनीतिक सत्ता होती है। देखिए, राजनीतिक कार्यकलाप यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या होती है? पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंतर्गत वे प्रयास आते हैं जिसमें विरोध की स्थितियों का निर्माण होता है। यानी जब लोग राजनीतिक कार्यकलाप करते हैं तो इसमें विरोध किया जाता है। बहुत आप देखेंगे कोई भी राजनीतिक चेंजेस ला रहे हैं तो उसमें विरोध होता है, और समाधान ऐसे ढंग से किया जाता है जिससे सत्ता के लिए संघर्ष में रत लोग अपने हितों की यथासंभव रक्षा कर सके। और क्या करते हैं? जिसमें सत्ता यानी जो पावर है, इसके लिए ऐसा संघर्ष करते हैं कि जो उसमें सत्ता में लोग हैं, सत्ता में जो रत लोग हैं, वो अपने हितों की यथासंभव रक्षा कर सके। तो इस प्रकार से किया जाता है। अंत में राजनीतिक कार्यकलाप की भूमिका समाज में ऐसी स्थिति आने से रोकना चाहिए। यानी कि अतः जो राजनीतिक कार्यकलाप की भूमिका है, समाज में ऐसी स्थिति आने से रोकना होनी चाहिए। राजनीति का लक्ष्यार्थ न केवल राजनीतिक कार्यकलाप यानी न केवल ये पॉलिटिकल एक्टिविटी से है, इसका निहितार्थ कार्यकलापीय क्रम से भी है। यानी जो कार्यकलाप है, इसका क्रम कैसा है? अर्थात तनाव की स्थितियों के निर्माण और उनके समाधान की दिशा में किए गए उन सभी प्रयासों से है जिसने नैसर्गिक नैक्त्य की स्थिति प्राप्त हो जाए। अब दूसरा हमने क्या देखा था? राजनीतिक प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो क्या है? राजनीतिक गतिविधि की भावना का विस्तार है। यानी जो राजनीतिक गतिविधि है वो भावना का विस्तार है। यहाँ उन सभी अभिकारणों की भूमिका का महत्व है जिनके निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कुछ न कुछ भूमिका होती है। यानी जो राजनीतिक प्रक्रिया, उसमें क्या होता है? ये एक तो सबसे पहले भावना का विस्तार है, और यहाँ क्या होता है? सभी अभिकारकों की भूमिका का महत्व होता है जिनके निर्णय निर्माण में प्रक्रिया में कुछ न कुछ भूमिका होती है। उसके बाद देखिए, अंत में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता यानी जो पॉलिटिकल पावर भी है वो भी आता है। यानी राजनीतिक जो क्षेत्र है, इसमें जो राजनीतिक सत्ता भी आती है, यानी जो राजनीतिक पॉलिटिकल पावर है ये भी आती है। तो हमने यहाँ पर देखा राजनीति से क्या अभिप्राय? तुलनात्मक राजनीति। और इसके लक्ष्यार्थ क्या क्या रहे? राजनीतिक प्रक्रिया रही, राजनीतिक जो ये पावर है, सत्ता की पावर है, ये रही थी। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ऐसे रहेगा, इसको हम अच्छे से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूंजीवाद यानी जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद की क्या विशेषता है? पूंजीवाद की विशेषताओं का वर्णन करना है हमें यहाँ पर। तो हम इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, पूंजीवाद राजनीतिक व्यवस्था में प्रभावी आर्थिक सत्ता का वैचारिक दर्शन है। पूंजीवाद क्या है? जो राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, इसमें प्रभावी आर्थिक सत्ता का वैचारिक दर्शन है। आर्थिक सत्ता का मतलब, सत्ता का मतलब पावर हो गया, आर्थिक यानी इकोनॉमिक जो सत्ता है, इकोनॉमिक पावर है, इसका वैचारिक दर्शन क्या है? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म है। मार्क्स के अनुसार, मार्क्स ने क्या कहा है? मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की 3 विशेषताएं, इन्होंने पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म के 3 विशेषता बताई है। पहला, वस्तु उत्पादन यानी वस्तु का उत्पादन होना चाहिए। दूसरा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एवं मुक्त श्रम, ताकि जो अतिरिक्त मूल्य इसका सिद्धांत होना चाहिए, और मुक्त श्रम यानी जो लेबर है, श्रम है, कार्य है, ये होना चाहिए। तो इन्होंने पूंजीवाद की 3 विशेषता बताई है। देखिए, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या होती है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये कार्ल मार्क्स के अनुसार है। इनके अनुसार पूंजीपति, जो पूंजीपति क्या होता है? जैसे कोई फैक्ट्री हो गई, किसी चीज़ की फैक्ट्री, तो वो बहुत सारे लोगों को उससे काम करा रहे हैं। तो जो काम करा रहे हैं वो कौन हो गया? पूंजीपति हो गए, यानी उनको फायदा होना है। श्रमिक जो है, लेबर, वो काम करेंगे। पूंजीपति, मान लीजिए कोई जमीन है, उसको मजदूर रख के आप उस पर काम कराए, तो वो जमीन जिसकी है वो पूंजीपति हो गया, और लाभ भी उनको होता है अधिक।
इसके अनुसार पूंजीपति अनिवार्य रूप से मजदूरों के श्रम का शोषण करता है। जब आप यहाँ पर जो हम क्वेश्चन पढ़े कैपिटलिज्म, इसके बारे में हम समझ रहे हैं, तो इसके जो 3 मूल कारण हैं यहाँ पर हम देखेंगे। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यहाँ पर दिया, जैसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। देन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसके अनुसार पूंजीपति अनिवार्य रूप से मजदूरों के श्रम का शोषण करते हैं। मजदूरों के श्रम का यानी जो मजदूर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके श्रम का जो है शोषण करते हैं और उसी से अपने लाभ की प्राप्ति करता है। कैसे, किस प्रकार से लाभ की प्राप्ति करता है? मान लीजिए कोई पूंजीपति है, वो खेती करता है, उसका बहुत बड़ा एरिया में खेत है और वो श्रमिकों को रखकर खेती कराता है, लेकिन उनको इतना मजदूरी नहीं देता कि वो अच्छे से खा पी सके, अच्छे से जी सके, उनकी लाइफ इतनी अच्छे से चल सके, इतनी मजदूरी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो जो पैसे होते हैं, जो उसको लाभ होता है, वो अपने लिए यूज़ करता है, यानी अपने पास रखता है। तो इसीलिए इस प्रकार से उनका श्रम हो सकता है कि उन्हें उचित मजदूरी नहीं देना, इस प्रकार से उनका शोषण हो सकता है अपने लाभ के लिए। मनुष्य इच्छाओं का समूह है। मनुष्य कैसा है? इच्छाओं का समूह। सबके अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है। अपनी इच्छाओं की तृप्ति व वस्तुओं के उपभोग से करता है। वो अपनी इच्छाओं की तृप्ति कैसे करता है? देखिए, इच्छा किस चीज़ की होती है? किसी चीज़ की, किसी वस्तु की। तो जब हमें वस्तु मिलती है तो उससे हमारी इच्छाओं की तृप्ति होती है। वस्तु के इच्छा तृप्त करने के गुण को उसकी उपयोगिता कहते हैं। जो वस्तु यानी जो वस्तु है हमें मिल जाती है तो हमारी इच्छा क्या होती है? तृप्त हो जाती है। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? उपयोगिता, यानी उपयोग। एक प्रकार से जो हमारी इच्छा होती है वो हमारे उपयोग के रूप में हम लेते हैं कि हमें इस चीज़ की उपयोग है, हमें किसी चीज़ की इच्छा है कि हमें हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, इसका मतलब हमें उसका उपयोग करना है, हमें उसकी ज़रूरत है। वस्तु का प्रयोग 2 प्रकार से मनुष्य कर सकता है। कैसे 2 प्रकार से कर सकता है? या तो वह स्वयं उसका उपभोग करे या किसी अन्य वस्तु से उसका विनिमय कर ले। या तो उसको स्वयं उसका उपभोग कर सकता है या तो उसका विनिमय कर सकता है। ठीक है? विनिमय की इस प्रक्रिया को विक्रय कहते हैं। विनिमय यानी कि जो विनिमय करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विक्रय, यानी कि खरीद सकते हैं। विक्रय यानी बेच सकते हैं। 2 प्रकार से वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। या तो हम उसका उपयोग करें और वो हम अपने पर खर्च कर लें, या फिर उसका विनिमय करें यानी उसको बेच दें, विक्रय करते हैं। एक वस्तु की दूसरी विनिमय, देखिए यहाँ लिखा है, एक वस्तु की दूसरी विनिमय किए जा सकने की साध्यता ही देखिए, एक वस्तु की दूसरी विनिमय किए जा सकने की साध्यता को ही उसका मूल्य कहते हैं। मूल्य किससे कहते हैं? कोई वस्तु है, उसको विनिमय कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं, तो उसकी जो साध्यता है उसको हम क्या कहेंगे? मूल्य कहते हैं। इस तरह एक वस्तु का मूल्य उसकी विनिमय साध्यता यानी एक्सचेंज वैल्यू से निर्णित होता है। एक्सचेंज वैल्यू यानी जो विनिमय साध्यता है, इससे एक्सचेंज वैल्यू से हमें क्या होती है? मिलती है। रिकॉर्डो जैसे अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत मूल्य के श्रम सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम काल से निर्धारित होता है। यानी आवश्यक जो श्रम काल है, कितने टाइम तक उन्होंने काम किया, इससे निर्धारित किया जाता है। देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था शोषण पर आधारित है। पूंजीवादी व्यवस्था किस पर आधारित है? शोषण पर आधारित है। यह शोषण सर्वाहार का है, क्योंकि सर्वाहार शारीरिक श्रम से उत्पादन करता है, किंतु उसका लाभ पूंजीपतियों के हाथों में जाता है। यानी मजदूर तो अपना काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका शोषण होता है, लेकिन इसका लाभ किसको जाता है? पूंजीपतियों को जाता है। जब आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से युक्त मजदूर किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उस वस्तु का विनिमय मूल्य प्राप्त होता है, जो मूलतः उस वस्तु पर लगाए गए श्रम पर निर्भर करता है। यानी जो वो श्रम कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है ना। कोई चीज़ अगर उत्पादित हो रही है, उस पर मेहनत लगती है, तब वो चीज़ उत्पादित होती है और उसका लाभ किसको जाता है? पूंजीपतियों को जा रहा है। श्रमिक द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक उसके द्वारा किए गए श्रम के बराबर नहीं होता। यानी जो श्रमिक को मिलता है, जितना उसको पैसे मिलता है, मजदूरी मिलता है, वो उसके श्रम के बराबर होता है। वो काफ़ी मात्रा में मेहनत करता है, लेकिन पैसे उसे बहुत कम दिए जाते हैं। इस तरह श्रमिक द्वारा सृजित मूल्य और उसके द्वारा प्राप्त मूल्य का अंतर अतिरिक्त मूल्य होता है। अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? जो सृजित मूल्य और उसके द्वारा प्राप्त मूल्य का जो अंतर होता है, उसे हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। जैसे आपने किसी चीज़ पर जितना पैसा कमाया, उसका कुछ पार्ट आप मजदूर को दे दिए, बाकी जो पैसा बचता है वो अतिरिक्त मूल्य होता है, जो पूंजीपतियों के निरंतर पूंजी वृद्धि का कारण है। यानी जो पैसा अधिक बचता है वो किसका पास जाता है? पूंजीपतियों के पास जाता है। तो इससे पूंजीवादी जो पूंजी वृद्धि है वो होती है पूंजीपतियों की। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन 2 मूल्यों का अंतर है जिन्हें एक मजदूर पूरा करता है। मार्क्स ने क्या कहा है कि अतिरिक्त मूल्य क्या होता है? उन 2 मूल्यों का अंतर होता है जिन्हें एक मजदूर पूरा करता है तथा पाता है। इस संदर्भ में जीएन सेवाइन का कथन है कि जीएन सेवाइन ने क्या कहा है? पूंजीवाद की रक्षा में श्रम शक्ति 2 रूपों में कार्य करती है। एक वह पदार्थ जिसके लिए मजदूर निर्वाह मजदूर प्राप्त करता है, इसके साथ ही वह मूल्य का सृष्टा भी है। पूंजीपति मजदूर की निर्वाह मजदूरी देने के बाद संपूर्ण मूल्य स्वयं ग्रहण कर लेता है। यानी पूंजीपति क्या करते हैं?
मज़दूरों को मज़दूर की निर्वाह मज़दूरी का मतलब है कि इतना मज़दूरी उन्हें दे देते हैं जिनसे वो खा पी सके, उनका घर परिवार चल सके। तो जितना वो श्रम किए, देखिए मेहनत तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन मज़दूरी उन्हें नहीं दी जाती। मज़दूरी कितनी दी जाती है? जीवन निर्वाह योग्य उन्हें मज़दूरी दी जाती है। यानी देखिए यहाँ पर लिखा है, ये भी पूंजीपति मज़दूर की निर्वाह मज़दूरी देने के बाद संपूर्ण मूल्य स्वयं पर खर्च करते हैं, यानी स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। मजदूर उत्पादन में चाहे कितने भी निपुणता, योग्यता और निष्ठा से कार्य क्यों न करे, यानी मजदूर चाहे कितने भी अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से, अपनी निपुणता से कार्य करे, लेकिन उसे उसके बदले में केवल निर्वाह मजदूरी ही मिलती है। उससे उतनी मजदूरी, जैसे रेट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतनी ही मजदूरी मिलेगी, चाहे आप कितना भी मेहनत करें, कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी आप में निपुणता, लेकिन मजदूरी उतनी ही मिलेगी, निर्वाह मजदूरी मिलेगी। इसे कहते हैं कि एक रेट फिक्स हो जाता है कि मजदूरों को भाई इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए तो उतनी ही मिलेगी। शेष सारा लाभ पूंजीपतियों की जेब में जाता है और जितना लाभ भी होता है उसका किसके पास जाता है? पूंजीपतियों के पास जाता है। इस तरह स्पष्ट होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में यह स्वाभाविक है कि मिल मालिक मुनाफा करे और जिस पर धन मजदूर का नैतिक अधिकार है उसको हड़प ले। यानी कि जो मिल का मालिक है वो तो मुनाफा कमाता है, फायदा कमाता है, और जिस धन पर मजदूर का नैतिक अधिकार होता है उसको हड़प लेता है। इस प्रकार से पूंजीपति क्या करते हैं? उत्पादन का छोटा सा भाग, बहुत सारी चीजें, अगर मान लीजिए एक खेत है, किसी ने, कोई पूंजीपति है, मजदूरों को रखा है, उससे बहुत सारा धन, यानी बहुत सारी पैसे आप उसको बेच करके पा रहे हैं, लेकिन मजदूरों को निर्वाह मजदूरी देते हैं, इतनी मजदूरी, जैसे रेट फिक्स कर देते हैं कि आपको इतनी ही मजदूरी मिलेगी, तो उनको इतनी ही मजदूरी देते हैं और जो सारे अतिरिक्त पैसे बचते हैं वो अपने पास रखते हैं। तो इस प्रकार से क्या कहा गया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, यह स्वाभाविक है कि जो मिल का मालिक होता है वो तो मुनाफा प्राप्त करता है, और जिस धन पर मजदूर का नैतिक अधिकार होता है, नहीं जिस पर मजदूरों का अधिकार होता है, उन्होंने मेहनत की तो उनका अधिकार होता है, उसको वो हड़प लेते हैं। तो इस प्रकार से हम पूंजीपतियों का जो लाभ है उसको पढ़ें। दूसरा क्या था? वस्तु उत्पादन। वस्तु उत्पादन में क्या होता है? पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु उत्पादन पर विशेष बल दिया जाता है। इसी माध्यम से पूंजी संग्रह और अभिवृद्धि की परिस्थितियां पैदा होती हैं। वस्तु उत्पादन पूंजीवाद व्यवस्था में बहुत व्यापक हो जाता है और विनिमय के लिए इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। पूंजीपति श्रमिकों की वांछित एवं वास्तविक मजदूरी में की गई कटौती के अधिकांश को उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजी के रूप में लगाता है। यानी उत्पादन, जो मजदूरों के पैसे को काट करके वो रखते हैं, वो उत्पादन के लिए लगाते हैं, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। देखिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजी के रूप में लगाता है। उत्पाद के वास्तविक मूल्य से मजदूरी काटकर बची अतिरिक्त मूल्य या पूंजीपति के समस्त उद्यम का लक्ष्य है। पूंजीवादी प्रथा का सार है लगातार वस्तुओं सामग्री के उत्पादन का विस्तार, उसकी खपत और लाभ है। तो मार्क्स ने क्या कहा है? मार्क्स के अनुसार बताया गया है कि मानव और सामाजिक इतिहास को निर्धारित करने वाली शक्तियां आर्थिक है, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक नहीं। मार्क्स ने कहा है कि जो मानव और समाज के सामाजिक इतिहास को निर्धारित करने वाली शक्तियां वो कैसी है? आर्थिक शक्ति है, सांस्कृतिक और राजनीतिक नहीं है। जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन की पद्धति सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया की विधि निर्धारित करती है और इन्हीं से सामाजिक ढांचे के साथ धार्मिक विश्वासों और दर्शन की रूपरेखा का भी निश्चय होता है। इसलिए उत्पादन की शक्तियां ही उत्पादन के संबंधों को स्वरूप प्रदान करती है और उत्पादन के संबंधों पर ही सामाजिक संस्थाओं और दर्शन का ढांचा खड़ा होता है, ये बताया गया है। और तीसरा क्या है? मुक्त श्रम यानी फ्री लेबर। पूंजीवाद के अंतर्गत मुक्त श्रम की व्यवस्था है। पूंजीवाद क्या करते हैं? मुक्त श्रम कराते हैं, यानी फ्री में लेबर रखना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था है। व्यक्ति अपने परिश्रम और कौशल से जीवन में वांछित लाभ और सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। पूंजीवाद व्यवस्था में श्रम को वस्तुतः जीवन का साधन माना गया है। यानी कि पूंजीवाद जो व्यवस्था है, इसमें जो श्रम है, मेहनत है, इसको क्या माना गया है? जीवन का साधन माना गया है। यह मान्यता श्रमिकों के हित में नहीं थी। ये मान्यता जो श्रमिकों के हित के लिए कैसे हो सकती है? जब उनका ये साधन मान लिया गया, यानी श्रम उनका साधन मान लिया गया। श्रम विभाजन कठोर था और श्रमिक को श्रम में आनंद का अनुभव नहीं हो सकता था। श्रम करना, मेहनत करना कितना कठिन होता है, इसमें किसी को आनंद कैसे आ सकता है? वह तो उत्पादन की एक कला की तरह है जिसे पूंजीपति प्रयुक्त कर सकते हैं। श्रमिक को श्रम का वास्तविक मानसिक संतोष नहीं मिल सकता। वह निरंतर एक ही प्रकार का तथा अर्थहीन कार्य करने के लिए विवश होते हैं। पूंजीवाद में श्रम इसलिए मुक्त और निर्बद्ध है कि मजदूर स्वतंत्र रूप से अपने श्रम को कहीं बेच सकता है। दास प्रथा और किसानों को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। यानी कि जो पूंजीवादी है उस टाइम पर क्या था? लोगों को इतनी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी कि पूंजीवाद में श्रम इसलिए मुक्त और निर्बद्ध है कि स्वतंत्र मजदूर
स्वतंत्र रूप से अपने श्रम को कहीं बेच नहीं सकता था। और दास प्रथा और किसानों को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। दास प्रथा थी या जो किसान थे उनको इतनी आज़ादी, इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। तो हमने यहाँ पर पूंजीवाद को अच्छे से समझा। पूंजीवाद क्या होता है, कैपिटलिज्म, इसके क्या दायरे हैं, किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, किसी से ज़बरदस्ती इतना कार्य नहीं कराना चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद में लाभ किसको होता है, पूंजीपतियों को। क्योंकि जो मज़दूर होते हैं वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उन्हें मज़दूरी कितनी दी जाती है, निर्वाह मज़दूरी, यानी कि इतनी मज़दूरी, छोटी से छोटी वैल्यू में मज़दूरी दी जाती है ताकि वो खा पी सके, रह सके। तो इससे लाभ किसको होता है, पूंजीपतियों को होता है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, ठीक है।